गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मशीन डिज़ाइन में लेक्चर सीरीज 23 को डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक हमारा होगा डियर 23 में जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने गियर ड्राइव सिस्टम को डिस्कस किया था, तो उससे रिलेटेड आज हम लोग MCQ को सॉल्व करने चल रहे हैं। MCQ दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। जो हमारा पर्पज होता है एग्जाम में, हमारा यही पूछा जाता है, इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो चलिए डियर, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गियर चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चलेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। तो यहाँ पे देखिए डियर, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूछा गया है, द मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ वर्म एंड वर्म व्हील गियर के लिए। तो यहाँ पे क्या है डियर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ वर्म एंड वर्म व्हील सिस्टम। इसमें होता क्या है डियर, एक हमारे पास इस तरह से गियर होता है जिसपे हमारे पास ऐसे टीथ बने होते हैं और इन गियर को इस तरीके से हमारे पास एक टीथ बने होते हैं और एक हमारे पास इस तरीके से एक ये होता है, ये सिस्टम होता है। इस पे हमारे पास इस तरीके से इस पे टीथ बने होते हैं। तो ये करता क्या है डियर, एक हमारे पास व्हील होता है जिसे हम बोलते हैं वर्म व्हील, और एक हमारे पास इस तरह से एक बेल्ट टाइप का होता है, चेन टाइप का होता है, जिसे हम बोलते हैं वर्म। ये क्या करता है डियर कि जब व्हील हमारा घूमता है तो ये क्या करता है, एंगुलर मोशन में मूव करता है या सर्कुलर मोशन में मूव करता है। और जब व्हील सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो वर्म को लीनियर मोशन में ट्रांसफर करता है पावर को। तो वर्म को क्या करता है, लीनियर मोशन में पावर को ट्रांसमिट करता है। तो यह एक ऐसा डिवाइस है डियर जो सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब सर्कुलर पावर को लीनियर पावर में ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। या हम ऐसा कर सकते हैं कि अपोजिट भी कह सकते हैं कि यदि इसे हम ड्राइवर बना दें तो लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं वर्म एंड वर्म व्हील। इसमें जो इफिशिएंसी होती है डियर, यदि हमारा फाई हमारा होता है एंगल ऑफ, जैसे हमारा गियर होता है इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिएगा फाई हमारा होता है फ्रैक्शन एंगल ऑफ फ्रैक्शन। देन इन दोनों के बीच में ये जो हमारा कांटेक्ट होता है, ये कांटेक्ट होता है, तो जितने एंगल पे होता है वहाँ पे हमारा एंगल बनेगा फाई। देन ये जो फार्मूला आता है डियर, हमने डेरिवेशन में नहीं कराया था, लेकिन आपको केवल याद रखना है, बस यही फार्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है। और फार्मूला केवल और केवल मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ वर्म एंड वर्म व्हील के लिए ये होता है 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई के होता है। आपको डेरिवेशन नहीं करना है डियर, बस आपको केवल ऑब्जेक्टिव याद करके जाना है, क्योंकि डायरेक्ट यही फार्मूला आएगा या फ्रैक्शन एंगल की वैल्यू दे देगा और कहेगा मैक्सिमम फाइंड द मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ वर्म एंड वर्म व्हील गियर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन यदि दे दें इफ फाई इज 30 डिग्री देन फाइंड द मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ वर्म एंड वर्म व्हील, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन 30 अपॉन 1 प्लस साइन 30 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 30 की वैल्यू अपॉन 1 प्लस साइन 30 की वैल्यू सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ वर्म व्हील की होगी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई, ये होता है हमारा। देन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर डिस्कस करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का रहा है डियर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का रहा है फॉर हेलिकल गियर द हेलिक्स एंगल जनरली रेंज फ्रॉम। तो हेलिकल गियर में हमने क्या बताया था डियर, जैसे हेलिकल
गियर, जब हेलिकल गियर की बात करते थे तो इसमें जो गियर के टीथ होते हैं, जनरली गियर के ये टीथ हमारे बने हुए हैं, इस तरह से जनरली गियर के टीथ बने हुए हैं। लेकिन अगर गियर के टीथ इंक्लाइंड हो जाए इस तरह से गियर के टीथ हमारे हो जाएं, तो अब हम क्या करते हैं डियर, ये सैफ्ट हो गई, इस सैफ्ट की एक्सिस, मान लो कि ये सैफ्ट की एक्सिस हो गई, इस सैफ्ट की एक्सिस के अकॉर्डिंग ये गियर के सरफेस से जाने वाली रेखा के बीच जो एंगल बनता है उसे हम लोग हेलिक्स एंगल कहते हैं। ये एंगल हमारा कहलाता है हेलिक्स एंगल। और इस हेलिक्स एंगल की वैल्यू डियर हमने बताई थी 0 से 30 डिग्री के बीच होती है, 0 से 30 डिग्री के बीच होती है। लेकिन डबल हेलिकल गियर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्लास में मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट फॉर डबल हेलिकल गियर, डबल हेलिकल गियर के लिए हेलिक्स एंगल की वैल्यू, हेलिक्स एंगल को हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, द वैल्यू ऑफ हेलिक्स एंगल इज 45 डिग्री होता है। तो इस तरह से हमारा हो गया हेलिकल गियर। इसमें हमने आपको बताया था डियर कि ये हमारे क्या होते हैं, देखो ये इस तरफ आपका है तो एंगल आपका क्या है, राइट साइड है। यदि इस तरफ रहेगा, एक आपका ऐसा बनता है, एक आपका ऐसा बनेगा, तो यहाँ पे देखिए डियर, इसका एंगल जो हम मेजर करेंगे राइट साइड में मेजर करेंगे, और इसका एंगल जो हम मेजर करेंगे लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे सैफ्ट एक्सिस से। तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड हेलिक्स एंगल, और ये हो जाएगा राइट साइड, क्योंकि सैफ्ट एक्सिस से राइट साइड में हम इसके एंगल को मेजर कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा राइट साइड हेलिक्स एंगल। तो अब यहाँ पे यदि लेफ्ट साइड को हम θ1 ले लें और राइट साइड को θ2 ले लें, तो जब हमारा डियर ऐसा हो कि दो गियर मेश करें, दैट मीन्स ऐसे मेश करें, एक गियर ये हो जिस पे लेफ्ट साइड ऐसे एंगल बना हो, दूसरा गियर ये हो जिस पे राइट साइड में ऐसे एंगल बने हों। अब ये दोनों मूव करके पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। इस तरह से एक सैफ्ट हमारी ये थी और इस तरह से एक सैफ्ट हमारी ये थी। जब ये हमारा रोटेट करेगा तो इसको हमारा रोटेट करा रहा है। तो ऐसे गियर में डियर यदि यहाँ पे एंगल θ1 है और यहाँ पे एंगल θ2 है, तो हेलिक्स एंगल साई इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2 हो जाएगा। अब यदि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इस तरह से, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐसे हमने आपको क्लास में बताया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दैट मीन्स हमारा इसके लिए आंसर हो जाएगा, हेलिक्स एंगल पूछा था फॉर हेलिकल गियर, द हेलिक्स एंगल इन जनरली रेंज हेलिक्स एंगल होता है 0 से 30 डिग्री और डबल हेलिकल के लिए 45 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 to 45 डिग्री रॉन्ग, 45 to 60 डिग्री रॉन्ग, 30 to 75 रॉन्ग, 0 से 30 डिग्री ये हमारा आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये कह रहा है लेविस इक्वेशन इन स्पर गियर डिजाइंड इज अप्लाइड टू। तो जो लेविस इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं डियर, उसको हम जो डिजाइन करते हैं तो एक हमारे पास क्या होता है, ड्राइवर होता है और एक हमारे पास पिनियन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कह रहा लेविस इक्वेशन इन स्पर गियर डिजाइन अप्लाइड फॉर गियर पे अप्लाई नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग पोर्शन ऑफ पिनियन नहीं करेंगे डियर, वीकर ऑफ द पिनियन और गियर हम लोग करते हैं। गियर को हम लोग वीकर सेक्शन बनाएंगे और ड्रिवन को हम लोग या फॉलोअर को हम लोग स्ट्रॉन्ग सेक्शन, मतलब ये हम लोग अगर ड्राइवर या पिनियन को वीकर सेक्शन मानेंगे तो हमें इसको सेफ रखना, और अगर ये हमारा सेफ है तो हमारा गियर ड्राइव सेफ होगा। जो सबसे वीकर सेक्शन होता है उसी को हमें सेव करना है, स्ट्रॉन्ग वाला ऑटोमेटिक सेव होगा। तो इस तरह से लेविस इक्वेशन हमारा वीकर ऑफ द पिनियन ऑफ द गियर के लिए डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी देखिए एक आसान सा क्वेश्चन है, द इफिशियंसी इन केस ऑफ वार्म गियर ड्राइव इज जनरली इन द रेंज ऑफ। तो ये होती है इफिशियंसी ऑफ वार्म गियर 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई, और जनरल इसकी वैल्यू होती है 70 से 85, 70 to 85% इफिशियंसी होती है वर्म एंड वर्म व्हील गियर की।
तो ये आंसर हो जाएगा 10 to 25 रॉन्ग, 40 to 60 रॉन्ग, 50 to 70 रॉन्ग। आंसर डी इज करेक्ट, 70 to 85% एफिशिएंसी आपकी हो जाएगी वर्म एंड वर्मव्हील ड्राइव की। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में डियर देखिए कह रहा है वाई आर गियर टीथ मेड हार्डर। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वाई आर गियर टीथ मेड हार्डर। अब हम ये जानते हैं डियर, एक गियर हमारा ये हो गया, एक गियर ये हो गया। सपोज करिए कि इसका टीथ ये हो गया, इसका टीथ ये हो गया, इसका टीथ ये हो गया। हम ये जानते हैं कि जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, तो एक टीथ आपका दूसरे टीथ पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा और फोर्स अप्लाई करके उसे मूव कराएगा। अगर इसके टीथ या इसके मटेरियल को हम सॉफ्ट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा डियर, ये घिसने लगेगा और घिसने के कारण इसमें यहाँ पे ये टीथ इसको दबाएगा तो यहाँ पे मेटल का घिसाव होगा, जिस वजह से मेटल में वियर इंड्यूस्ड होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वियर को रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस वियर, हम क्या करते हैं, इस सरफेस को हार्ड बना देते हैं। हार्ड, यूज हार्डर मेटल। देखिए यही क्वेश्चन पूछा है, गियर टीथ मेड हार्डर मेटल ऑफ गियर टीथ। तो हम क्या करते हैं, वियर को रिड्यूस करने के लिए टीथ को हार्डर बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन है, व्हाई आर गियर टीथ मेड हार्डर। पहला है एवॉइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, इससे कोई मतलब नहीं है। सेकंड है टू एवॉइड वियर, तो वियर को अवॉइड करने के लिए हम लोग हार्डर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डियर, द मिनिमम रिक्वायर्ड सेंटर डिस्टेंस ऑफ टू मैटिंग स्पर गियर इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन। तो जो हमारे पास दो जैसे स्पर गियर हमारे हो गए, ये इस तरह से एक गियर ये हो गया, एक गियर ये हो गया, ये इनकी शैफ्ट हो गई। अब ये शैफ्ट जब आप देखेंगे तो इस तरह से पैरेलल एक्सिस में होती हैं। अब यहाँ पे देखिए टीथ बना हुआ है, एक गियर का टीथ हमारा ये हो गया और एक गियर का टीथ हमारा ये हो गया। ये इस तरह से रोटेट करेगा तो इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। अब ये क्वेश्चन कर रहा है डियर, द मिनिमम रिक्वायर्ड सेंटर डिस्टेंस टू मैटिंग स्पर गियर। तो ये शैफ्ट का जो सेंटर यहाँ पे है, इस शैफ्ट का सेंटर यहाँ पे है। इन दो शैफ्ट के बीच सेंटर डिस्टेंस हमारा मिनिमम कितना होना चाहिए, उसके लिए द मिनिमम रिक्वायर्ड सेंटर डिस्टेंस टू मैटिंग स्पर गियर इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन, किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो ये हमारा किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, देखिए ऑप्शन ए है सरफेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द गियर मटेरियल, ऑप्शन बी है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ गियर मटेरियल, ऑप्शन सी है फटीग स्ट्रेंथ ऑफ गियर मटेरियल एंड ऑप्शन डी है बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ गियर मटेरियल। अगर इनके बीच की हम सेंटर डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो यहाँ पे टूथ का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे ये टूथ हमारा क्या होगा, बेंड हो सकता है। और जब टूथ बेंड हो जाएगा, जब ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये टूथ हमारा इस तरह से बेंड हो सकता है, ये भी हमारा इस तरह से बेंड हो सकता है। यदि इनकी सेंटर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टूथ की साइज बढ़ेगी, तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हो सकती है। तो नियरेस्ट आंसर हमारा हो जाएगा बेंडिंग, एक्यूरेट आंसर होगा बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ द गियर मटेरियल। दैट मीन्स हम मिनिमम सेंटर डिस्टेंस इसलिए रिक्वायर करते हैं दो स्पर गियर में, क्योंकि उनमें बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ द गियर के लिए करते हैं, अदरवाइज फेल्योर इन बेंडिंग हमारा हो जाएगा। सरफेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से नहीं मतलब है, क्योंकि यहाँ पे हमारा आराम से रजिस्ट कर जाएगा अच्छे से। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि टेंसाइल फोर्स लग नहीं रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ से कोई मतलब नहीं है। फटीग स्ट्रेंथ से भी मतलब नहीं है। दैट मीन्स इसका आंसर होगा बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ द गियर मटेरियल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है
इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लेविस इक्वेशन। लेविस इक्वेशन के एजम्पशंस हमने आपको बता रखे थे, हर जगह पे यूनिफॉर्म कांस्टेंट फोर्स होना चाहिए, फ्रैक्शन की वैल्यू नेग्लेक्ट मानेंगे, इंटरफेरेंस को जीरो मानेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको लेविस इक्वेशन के एजम्पशंस में बता रखा है। इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लेविस इक्वेशन फॉर टूथेड गियरिंग इज एज्यूम्ड दैट टेंजेंशियल टूथ लोड FP एक्ट ऑन द, तो जो हमारा लेविस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो टेंजेंशियल टूथ FP एक्ट करता है वो किस पे एक्ट करता है, ऐसे देखिए, ये हो गया टीथ, आपको टीथ अच्छे से दिखा रहे हैं, ऐसा देखिए, ये हो गया आपका गियर, ये एक टीथ हो गया है, ये हमारा हो गया एक टीथ। अब इस एक टीथ में यदि हम यहां से एक सर्किल बनाएं, ये जो सर्किल हमारा बनता था ये सर्किल होता था पिच सर्कल, यहां से जो सर्किल बन रहा है ये सर्किल होता था रूट सर्कल, या इसी को डिडेंडम सर्किल भी बोलते हैं। और यहां से एक सर्किल जो हमारा ड्रा होगा, ये वाला जो टूथ के टॉप से जो ड्रा होगा इसे बोलेंगे अडेंडम सर्किल। और यहाँ देखिए, यहाँ पिच सर्किल से 50% जो अपर पार्ट हमारा है विड्थ ऑफ टूथ, इसे हम लोग बोलते हैं फेस, और 50% लोअर पार्ट ये जो हमारा दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं फ्लैंक ऑफ टीथ। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लेविस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फॉर टूथेड गियरिंग मतलब जिसमें टूथ बने हो, इट इज एज्यूम्ड दैट, ऐसा एज्यूम किया गया है कि टेंजेंशियल टूथ लोड FP, जो टेंजेंशियल लोड FP लग रहा है, देखिए लोड आपका दो लगेगा, एक टेंजेंशियल लगेगा और एक रेडियल लगेगा, और टेंजेंशियल और रेडियल को मिलाकर एक रिजल्टेंट फोर्स हम लोग लगा रहे थे। तो टेंजेंशियल जो लोड हमारा होगा वो कहाँ लगेगा, तो ये मान लीजिए कि शैफ्ट है। अब इस शैफ्ट में इसके सेंटर की तरफ जो लोड एक्ट करता है उसे कहते हैं रेडियल लोड, और इस डायरेक्शन में जो लोड एक्ट करता है उसे बोलते हैं टेंजेंशियल लोड। अब यहाँ कह रहा है कि टेंजेंशियल लोड एक्ट ऑन द, तो टेंजेंशियल लोड इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा और रेडियल लोड इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो जो टेंजेंशियल लोड एक्ट करेगा डियर, इस टॉप लैंडिंग के, ये जो टॉप लैंडिंग देख रहे हैं, इस टॉप लैंडिंग के सरफेस से एक्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस टीथ के टॉप टीथ से एक्ट करेगा। देखिए पिच पॉइंट, क्या यहाँ पे टेंजेंशियल लोड नहीं एक्ट करेगा, टिप ऑफ द टूथ, तो ये हमारा कहाँ, टिप ऑफ द टूथ के टिप पर यहाँ पे एक्ट करेगा। दैट मीन्स आंसर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रूट ऑफ द टीथ यहाँ पर एक्ट करेगा, नो। होल फेस ऑफ द टीथ, इस पूरे फेस पे एक्ट करेगा, नो। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा टेंजेंशियल फोर्स, ये हो जाएगा रेडियल फोर्स। आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए स्पर गियर टीथ डिपेंड्स अपॉन द। देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए, देन द फॉर्म फैक्टर ऑफ स्पर गियर टीथ डिपेंड्स अपॉन। स्पर गियर के लिए जो फॉर्म फैक्टर है FF वो किस पे डिपेंड करेगा, तो आइए देखते हैं। फॉर्म फैक्टर ऑफ स्पर गियर किस पे डिपेंड करता है। देखिए मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, दैट मीन्स n पर भी डिपेंड करता है गियर के लिए फैक्टर। गियर फैक्टर आपका नंबर ऑफ टीथ n पे भी डिपेंड करता है। देन आपका है प्रेशर, एंगल, अडेंडम, मॉडिफिकेशन, कॉमा सर्कुलर पिच। तो ये हमारा डियर किस पे डिपेंड करेगा, फॉर्म फैक्टर जो है नंबर ऑफ टीथ, इस पे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितने बनेंगे इस पर भी डिपेंड करता है। साथ में प्रेशर एंगल, इसका हमारा जो बनता है प्रेशर एंगल पर भी डिपेंड करता है।
एंड अडेंडम मॉडिफिकेशन पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन सर्कुलर पिच पे डिपेंड नहीं करता है। तो यह इन तीनों पर डिपेंड करता है, सर्कुलर पिच पर डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स इसका आंसर सेलेक्ट करेंगे कि दोज ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट, 2 and 4 आर करेक्ट, 1, 2 and 3 आर करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है, मतलब आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हमारा सी होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, consider the following statement pertaining to the basic Lewis equation for the strength design of spur gear teeth। तो ये हमारा क्या है कि लेविस इक्वेशन का एजम्पशंस पूछ रहा है कि हम गियर टीथ के डिजाइन के लिए हमें लेविस इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ के डिजाइन ऑफ स्ट्रेंथ कैसी रखेंगे गियर टीथ में। तो लेविस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं लेविस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो देखिए पॉइंट 1 इसमें कह रहा है, ये कह रहा है कि आप इसके अकॉर्डिंग पढ़िए और बताइए कि इनएक्यूरेसी नहीं चलिए इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि इसको पढ़िए और बताइए विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लेविस इक्वेशन फॉर द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द स्पर गियर। स्पर गियर को डिजाइन करने के लिए हाउ मेनी स्ट्रेंथ आर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द लेविस इक्वेशन। तो देखिए पॉइंट 1 कह रहा है सिंगल पेयर ऑफ टीथ पार्टिसिपेट इन पावर ट्रांसमिशन एट एनी इंस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए डियर, ये क्या होता है कि जैसे जब गियर हमारा होता है, ये गियर इसके साथ हमारा मान लो मैच कर रहा है, तो होता क्या है डियर कि टीथ तो ये भी है और टीथ ये भी है, टीथ यहाँ पर भी है और टीथ यहाँ पर भी है, लेकिन जब ये मिस करता है तो पर्टिकुलर केवल एक समय, अगर पर्टिकुलर स्टैंड पे बात करें, एक निश्चित मतलब ताक्षणिक समय पे बात करें, तो उस समय केवल ये वाला टीथ इस वाले टीथ के कांटेक्ट में होगा और ये वाला टीथ पूरी की पूरी पावर इसको ट्रांसफ़र करेगा ताकि इसकी पावर इस पर ट्रांसमिट हो सके। तो किसी भी तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस टाइम पे केवल एक ही टीथ रिस्पॉन्स करता है पावर को वन गियर से अनदर गियर में ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये कह रहा है सिंगल पेयर ऑफ द टीथ, सिंगल पेयर का मतलब ये हो गया आपका सिंगल पेयर ऑफ टीथ पार्टिसिपेट इन पावर ट्रांसमिशन एट एनी स्टैंड। तो ये करेक्ट बात है, किसी स्टैंड पे केवल एक ही पेयर रिस्पॉन्स करेगा। जब ये दोनों आगे बढ़ जाएंगे तो ये दोनों पेयर रिस्पॉन्स करने लग जाएंगे, जब ये आगे बढ़ जाएंगे तो ये दोनों पेयर रिस्पॉन्स कर जाएंगे। तो इस तरह से पावर ट्रांसमिट होगी, बाकी सारे पेयर रेस्ट में रहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा होता है लेविस इक्वेशन के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट 2, द टूथ इज कंसीडर्ड एज कैंटिलीवर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो ये हमने आपको डियर लेविस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एजम्पशंस में ही बताया था कि ये जो टूथ हमारे हैं, देखिए यहाँ पे फिक्स हैं और यहाँ पे फ्री हैं, लोड इस पे अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से एक बीम होती है जिस पे एक एंड फिक्स होता है, एक एंड फ्री होता है, इसे हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर टाइप बीम। इस पे हम लोड अप्लाई करेंगे, लेकिन बेंडिंग को, यहाँ देखिए ये बेंडिंग को हम लोग नेगलेक्ट मानेंगे। तो इस तरह से बेंडिंग को नेगलेक्ट मानेंगे और इस टीथ को हम लोग एज ए कैंटिलीवर एज्यूम करेंगे। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर होगा, मतलब सेकेंड भी सही होगा अकॉर्डिंग टू द लेविस इक्वेशन। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट 3, द लोडिंग ऑन द टीथ इज स्टैटिक इन नेचर। तो ये भी हमने आपको डिस्कस किया था डियर कि इस टीथ पे जो लोड की वैल्यू अप्लाई होगी वो कैसे नेचर में होनी चाहिए, एज इन स्टैटिक नेचर होनी चाहिए। तो ये भी आपका लेविस इक्वेशन का एजम्पशंस होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 कह रहा है लेविस इक्वेशन टेक्स इनटू एक्यूरेट द इनएक्यूरेसी ऑफ द टूथ प्रोफाइल। ये कह रहा है कि अगर टूथ प्रोफाइल इनएक्यूरेसी में हो तो लेविस इक्वेशन एक्यूरेट करेगा, ऐसा नहीं है। आपका टीथ प्रोफाइल एक्यूरेट होना चाहिए, दैट मीन्स ये पॉइंट आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं
मेसिंग टीथ कम इन कॉन्ट्रैक्ट सडनली। तो ये कह रहा है कि जब दो टीथ मिस करते हैं तो अचानक से कॉन्ट्रैक्ट मतलब श्रिंक हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर एक्सपेंड होंगे। तो ऐसा नहीं है, हम गियर सरफेस टीथ को हार्ड बनाते हैं ताकि उस पर कोई वियर जनरेट ना हो। तो हम ये सब चीज़ों को नेग्लेक्ट मानेंगे, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। आंसर क्या करेक्ट होगा? 1, 2 एंड 3। ए में क्या है? 1, 3 एंड 4। 4 और 5 जहाँ पे है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा डियर, देखिए, द हेलिक्स एंगल फॉर डबल हेलिकल गियर में बी मेड अप। तो हेलिक्स एंगल जब हमने आपको बताया था तो जनरली हेलिक्स एंगल साई आपका होता है 0 से 30 डिग्री, लेकिन फॉर डबल हेलिकल गियर हेलिक्स एंगल होता है 45 डिग्री। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये हमारा होता है डबल हेलिकल गियर के लिए हेलिक्स एंगल 45 डिग्री होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है डियर, टू द पिच हेलिक्स एंड एन एलिमेंट ऑफ द सिलेंडर इज नोन एज। तो यहाँ देखिए डियर, जो हेलिक्स एंगल हमारा बनता है, आप देखिए ये गियर टीथ हो गए, ये गियर टीथ हो गए, ये शाफ्ट की एक्सिस हो गई। तो हेलिक्स एंगल हमारा कहाँ बनता है डियर? शाफ्ट की एक्सिस एंड ये जो टीथ हमारा है, इस टीथ पर जो हमारी पिच लाइन जाती है उसी के बीच बनता है हेलिक्स एंगल साइड। दैट मीन्स हेलिक्स एंगल हमारा क्या हो गया? ऐसे देखिए, टू द पिच हेलिक्स, ये जो पिच हेलिक्स एंड द सिलेंडर एक्सिस एंगल मेड इज कॉल्ड हेलिक्स एंगल। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह से ये हमारा हो गया ए। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का मतलब हमारा क्या होगा डियर? द लीड एंगल ऑफ ए वर्म इज 22.5 डिग्री। यदि वर्म व्हील के लिए लीड एंगल 22.5 डिग्री है तो हेलिक्स एंगल कितना होगा? आपको याद रखना है उस समय डियर 67.5 डिग्री होता है, ये याद रखना है। यदि आपका वर्म व्हील के लिए आपका लीड एंगल 22.5 डिग्री हो तो हेलिक्स एंगल आपका 67.5 डिग्री होगा। ये पूरा टेबल हमने आपको बताया हुआ था। तो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हम लोग देखते हैं डियर, नहीं अभी एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, इन स्क्यू बेवल गियर द एक्सिस आर। स्क्यू बेवल गियर जो हमारे एंगुलर होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, जिनके एक्सिस पैरेलल नहीं होते हैं, नॉन पैरेलल होते हैं, उसके लिए ये क्वेश्चन कर रहा है। एक्सिस पैरेलल का मतलब ये हो गया, जैसे ये शाफ्ट हो गई, एक एक्सिस ये हो गया, ये शाफ्ट हो गई, एक एक्सिस ये हो गया। अब यहाँ पे एक गियर लग जाए और यहाँ पे एक गियर लग जाए तो ये कहलाएंगे पैरेलल एक्सिस गियर। लेकिन अगर शाफ्ट एक ऐसी हो जाए और एक शाफ्ट हमारी कुछ यहाँ से ऐसा, देखिए इसको हटा देते हैं, ऐसा हो जाए, एक शाफ्ट हमारी इस तरह से हो जाए और एक शाफ्ट हमारी इस तरह से हो जाए, तो यहाँ देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन ये जा रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये जा रहा है, ये कहीं आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं और हम ऐसा बना दें कि ये इंटरसेक्ट ना करें। और यहाँ पे जो हम गियर टीथ बना दें इस तरह से, सपोज करिए ये हम लोग गियर टीथ बना दें और इस पर हम लोग ऐसा गियर टीथ बना दें, तो ऐसे गियर को हम लोग बोलते हैं बेवल गियर। अमूमन आपको ट्रैक्टर की ट्रॉली के जो पहिए वगैरह में लगे होते हैं तो इस टाइप के गियर दिखाई देते हैं। तो ये हमारे होते हैं स्क्यू बेवल गियर, जिसका हमारा एक्सिस पैरेलल नहीं होता, ये होता है नॉन पैरेलल। और अगर इंटरसेक्टिंग की बात करेंगे तो इनका एक्सिस तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसा अरेंजमेंट रहता है कि उनका एक्सिस आपका क्या होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग। तो दैट मीन्स स्क्यू बेवल गियर के लिए हमारा क्या आंसर होगा, ये है नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग
एंड टीथ आर कर्व्ड, लेकिन टीथ कर्व्ड नहीं होता है डियर, ये टीथ हमारे कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। स्ट्रेट का मतलब देखिए, एक टीथ आपका इस तरह से बन गया, ये स्ट्रेट हो गया, एक टीथ आपका इस तरह से बन गया, ये कर्व हो गया। तो कर्व टीथ नहीं होता, स्ट्रेट टीथ होते हैं। तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। बी है नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग एंड टीथ आर स्ट्रेट। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नॉन पैरेलल होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग होगा और स्ट्रेट होगा। तो ये हो गया इसका आंसर बी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये हमारा लास्ट है इस चैप्टर का, गियर का। तो हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है द मॉड्यूल ऑफ गियर व्हील ऑफ सर्कुलर पिच 6 पाई इज। तो हम ये जानते हैं डियर, मॉड्यूल m बराबर पाई डी बाई टी के होता है। अब यहाँ से ये कह रहा है 6 पाई के लिए, 6 पाई के लिए जो मॉड्यूल हमारा होता है तो कितना होगा, 6 होगा। ये हमारा होता है 6 होता है, पाई इंटू एम होता है, पाई इंटू एम होता है। तो पाई इंटू एम की जगह कितना है, 6 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो ये हमारा हो गया डियर गियर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए अब एक दूसरे चैप्टर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उससे भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने डिजाइन ऑफ क्वार्टर एंड डिजाइन ऑफ नकल जॉइंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा है MCQ, दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आइए अब हम लोग क्या करते हैं डियर, इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डियर देखिए, हम क्वेश्चन 1 से डिस्कशन करेंगे, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है डियर, ये कह रहा है ए क्वार्टर जॉइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 रॉड्स विच आर। क्वार्टर जॉइंट जो हमारा होता है डियर, देखिए एक रॉड हमारी ये होती है। अब इस रॉड को ऐसे देखिए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा टेपर में, अगर हम लोग देखें तो ये हमारा होता है डियर, चलिए ये हमारा होता है रॉड, और इस तरीके से ये हम लगाते हैं, और यहाँ पे हम लोग डियर इस तरीके से इसका हेड बनाते हैं, इसका हेड बनाते हैं। ये पूरा इस तरह से आपका ऐसा रहता है। देन यहाँ पे हम लोग एक अनदर डिवाइस लगाते हैं, और ये हमारी सैफ्ट होती है, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं डियर, ये हमारे होते हैं सैफ्ट, ये हमारे होते हैं सॉकेट, और ये हमारे होते हैं सॉकेट हेड, और ये हमारी होती है स्प्लाइन सैफ्ट। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं डियर, इसके अंदर फिट करते हैं, और एक यहाँ पे होल करते हैं। ये होल हम लोग इस तरीके से करते हैं कि पूरा आर पार होता है ऊपर से नीचे तक। ये सैफ्ट के अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा, और ये पूरा इस तरह से इतनी विड्थ में ऐसा होल हम लोग करते हैं, और इसके अंदर कुछ इस तरीके से वन साइडेड हम लोग एलिमेंट इंसर्ट कराते हैं। इस एलिमेंट की ये जो विड्थ होती है W1 और ये W2 होती है, W1 इज ग्रेटर देन W2, और इसे हम बोलते हैं टेपर, और इनका टेपर रेशियो होता है डियर 1:24 एंड 1:48 होता है। जनरली 1:24 कंसीडर करते हैं। एंड इसकी जो थिकनेस होती है, थिकनेस आपकी कांस्टेंट होती है। देखिए की में आपका क्या होता था डियर, थिकनेस में टेपर देते थे, विड्थ कांस्टेंट होती थी, लेकिन क्वार्टर में थिकनेस में कांस्टेंट रखेंगे, विड्थ में आपका टेपर होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है की एंड क्वार्टर के बीच में। अब बात करेंगे कि जब क्वार्टर का यूज करते हैं तो इस सैफ्ट में टेंसाइल लोड लगाएंगे, और इस सैफ्ट में टेंसाइल लोड लगाएंगे, और कंप्रेसिव लोड के लिए भी इन दोनों का यूज करते हैं। तो क्वार्टर जॉइंट का यूज दो सैफ्ट को टेंसाइल एंड कंप्रेसिव दोनों एक्शन में ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो क्वेश्चन यही था, द क्वार्टर जॉइंट, ए क्वार्टर जॉइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 रॉड विच आर टेंशन एंड कंप्रेशन ओनली। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन्स टेंसाइल एंड कंप्रेसिव ओनली।
आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है डियर, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। एक तरफ हमारे क्या दिए गए हैं डियर, एप्लीकेशन दिए गए हैं, और एक तरफ हमारे क्या दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, मतलब किस ज्वाइंट को किस एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे दिया है बॉयलर सेल। हम ये जानते हैं डियर, बॉयलर ज्वाइंट को जब बनाते हैं तो बॉयलर ज्वाइंट हम लोग दो तरीके से ज्वाइन करते हैं। बॉयलर सेल को हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट, और सेकेंड हम लोग ट्रांसवर्स या सर्कमफ्रेंशियल ज्वाइंट बनाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट और सेकेंड हम लोग बनाते हैं ट्रांसवर्स ज्वाइंट। अब इन दोनों ज्वाइंट को जब हम कंप्लीट करते हैं डियर, तो किसका यूज करते हैं, रिवेट ज्वाइंट का यूज करके इन दोनों को कंप्लीट करते हैं। दैट मीन्स बॉयलर सेल के ज्वाइंट के लिए हम लोग रिवेट ज्वाइंट का यूज करेंगे। मीन्स ए का हमारा हो गया थर्ड, दैट मीन्स पी का हमारा हो गया थर्ड। अच्छा, पी का थर्ड देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। दैट मीन्स ऑप्शन या तो बी करेक्ट होगा या तो डी। अगर हमें तुक्का मारना हो, मान लीजिए एग्जाम में नहीं आ रहा हो, तो एक पॉइंट अगर आ रहा हो तो आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिजाइन देखते हैं। नेक्स्ट है मरीन शैफ्ट कपलिंग है, क्रॉस हेड एंड पिस्टन रॉड। तो देखिए डियर, कॉटर ज्वाइंट का जो यूज हम लोगों ने देखा था, कॉटर ज्वाइंट का जो एप्लीकेशन देखा था वो किसके लिए देखा था, क्रॉस हेड एंड पिस्टन रॉड में हम लोग कॉटर ज्वाइंट का यूज करते हैं। दैट मीन्स अगर हम आर को मैच कराना चाहें, आर का हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा देखिए, आर का 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब आगे हम देख लेते हैं ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स। जो ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स होते हैं डियर, इनका यूज हम लोग करते हैं आपस में कनेक्ट करने के लिए स्प्लाइन शैफ्ट का। दो ऑटोमोबाइल गियर को एक स्प्लाइन शैफ्ट पे कनेक्ट करके फिक्स करते हैं। तो ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स का यूज करते हैं हम लोग स्प्लाइन शैफ्ट के माध्यम से इनको ज्वाइन करते हैं। दैट मीन्स एस का हो जाएगा 4, एस का 4 यहाँ है, 5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यू का हमारा 5 है। जो बोल्टेड ज्वाइंट हमारे होते हैं डियर, ये हमारे मरीन शैफ्ट कपलिंग में बोल्टेड ज्वाइंट का यूज करते हैं। ये हमारे बोल्टेड ज्वाइंट जो हमारे होते हैं डियर, ये मरीन शैफ्ट कपलिंग में यूज होते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉटर ज्वाइंट विल बी यूज टू कनेक्ट स्ट्रिप एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। ये कह रहा है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉटर ज्वाइंट। कॉटर ज्वाइंट 3 टाइप के हमने बताए थे। जो कॉटर ज्वाइंट हमारा था, ये हमारा था गिव एंड कॉटर ज्वाइंट, गिव हेड जिसे हम लोग बोलते थे, गिव हेड कॉटर ज्वाइंट, स्लीव कॉटर ज्वाइंट एंड कॉटर एंड सॉकेट एंड स्पिगॉट, सॉकेट एंड स्पिगॉट कॉटर ज्वाइंट। इसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले भी। ये हमारा हो जाता सॉकेट और ये हो जाता था स्पिगॉट। इसी डिजाइन को हम लोग बोलते थे सॉकेट एंड स्पिगॉट कॉटर ज्वाइंट। ये हमारा पूरा इस तरीके से कंप्लीट होता था। अब यहाँ देखिए 3 टाइप का जो हमारा ज्वाइंट होगा, गिव हेड कॉटर ज्वाइंट, स्लीव कॉटर ज्वाइंट, सॉकेट एंड स्पिगॉट कॉटर ज्वाइंट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे डियर, जो हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉटर ज्वाइंट विल बी यूज टू कनेक्ट स्ट्रिप एंड ऑफ ए कनेक्शन। जहाँ पे एंड पर एक स्ट्रिप मतलब पट्टी का यूज किया जाएगा कनेक्शन के समय, वो कहलाता है गिव हेड कॉटर ज्वाइंट। आपको केवल इसे याद कर लेना है, इसके डिटेल में नहीं जाना है। तो जहाँ स्ट्रिप का यूज किया जाएगा वो होता है हमारा गिव हेड कॉटर ज्वाइंट। नेक्स्ट बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है द टेपर ऑन द कॉटर इज यूजुअली। अगर हम कॉटर के टेपर की बात करें,
कॉटर टेपर, तो बेसिकली हमारा किस में होता है, विड्थ में होता है। आपकी थिकनेस कांस्टेंट होती है, थिकनेस कांस्टेंट होती है, दैट मीन्स ये हो गया आपका कॉटर, ये एक तरफ कांस्टेंट हो गया और ये हो गया आपका टेपर। ये थिकनेस आपके डियर ये कांस्टेंट होती है। अब यहाँ देखिए जो टेपर होता है, ये टेपर आपका होता है डियर 1:24 जनरली यूज किया जाता है एंड 1:48 भी होता है। तो इस तरीके से इसको हम लोग टेपर प्रोवाइड कराते हैं। आंसर देखिए 1:24 भी है और 1:48 भी है, तो हम लोग क्या लगाएंगे 1:24 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है डियर ए टेपर इज प्रोवाइडेड फॉर कॉटर। टेपर हमारा कॉटर में क्या होता है, इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये कॉटर उस बॉडी में जाकर आसानी से टाइटली फिट हो जाए और यह एक वेज शेप जॉइंट बनाता है। वेज शेप का मतलब तीक्ष्ण धार जाकर आसानी से फिट हो जाए और जिससे जॉइंट को लूज ना होने दे। अगर यहाँ से जॉइंट लूज होगा तो कॉटर को और कंप्रेसिव फोर्स लगा के यहाँ से फिट कर देंगे। यहाँ से लूज होगा तो देखिए विड्थ बढ़ती जा रही है, इसको हम लोग टाइट करते चले जाएंगे तो ये हमारा जॉइंट कंप्लीट होता जाएगा। इस तरीके से जॉइंट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ कह रहा है ए टेपर इज प्रोवाइडेड फॉर कॉटर, तो टेपर हमेशा वन साइड में प्रोवाइड किया जाएगा। वन साइड में इसलिए प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि जिस स्लॉट में कॉटर को फिट करना है, अगर डबल टेपर कर देंगे तो स्लॉट को भी डबल टेपर काटना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए टफ प्रोसेस है। तो हम केवल सिंगल साइड टेपर प्रोवाइड कराते हैं। क्वेश्चन है ए टेपर इज प्रोवाइडेड ऑन कॉटर। ऑप्शन ए है टू इंश्योर टाइटनेस इज ऑपरेटिंग कंडीशन। तो ऑपरेटिंग कंडीशन में हमारा टाइटनेस को प्रोड्यूस करने के लिए कॉटर को यूज किया जाता है ताकि टाइट जॉइंट बना रहे, लूज ना होने पाए। अगर फ्लैट कॉटर होगा तो थोड़ा सा लूज हो गया तो कॉटर बाहर निकल सकता है। टू प्रोवाइड वेज एक्शन, तो एक वेज एक्शन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कॉटर में टेपर देते हैं। मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है टू इजी द रिमूवल ऑफ द कॉटर ड्यूरिंग डिसमेंटल। तो कॉटर को निकालना है तो आसानी से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लूज करेंगे तो ये बाहर रिमूव हो जाएगा क्योंकि टेपर है। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है डियर ए नकल ज्वाइंट इज यूज टू ट्रांसमिट। नकल ज्वाइंट हमारा किसके लिए यूज किया जाता है डियर, तो इसमें देखिएगा केवल और केवल एक्सियल टेंसाइल फोर्स के लिए नकल ज्वाइंट का हम लोग यूज करते हैं, जिसमें नकल पिन होती है, एक आई सिंगल आई पिन होती है और एक डबल आई होती है जिसे हम लोग फोर्क बोलते हैं, और उसमें नकल पिन का यूज करके हम लोग नकल ज्वाइंट बनाते हैं। यह स्टैटिक लोड के लिए यूज किया जाता है और स्टैटिक लोड में जैसे ट्रैक्टर और ट्राली को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, केवल और केवल टेंसाइल फोर्स को एक्ट करता है। बी ऑप्शन में था एक्सियल टेंसाइल एंड कंप्रेसिव, सी ऑप्शन में था एक्सियल कंप्रेसिव, डी ऑप्शन में था बेंडिंग एंड टॉर्सन। तो जब शाफ्ट मूव करेगी तब हमारा ये बेंडिंग एंड टॉर्सन आएगा। शाफ्ट तो रोटेट करेगी नहीं, कॉटर जॉइंट में शाफ्ट रोटेट नहीं करती है, केवल एक्सियल टेंसाइल लोड लगाकर ट्रैक्टर को टाली से कनेक्ट करके खींचा जाता है। इसका मतलब इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा डियर द पिन इन नकल ज्वाइंट इज सब्जेक्टेड टू। तो जो पिन हमारी होती है डियर नकल ज्वाइंट में इस तरीके से होती है। अब ये क्या होती है, एक यहाँ से शियर होती है, तो ये हो जाती है इस तरीके से, ये शियर एरिया होता है और ये पिन बाहर इस तरीके से शियर होके चली जाती है। तो ये हमारा क्या होता है, एक शियर इधर हो गया और एक शियर इधर हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं डबल शियर। तो पिन जो हमारी फेल होती है डियर वो डबल शियर में फेल होती है। दैट मीन्स डबल शियर स्ट्रेस। पिन में अगर डबल शियर होगा तो डबल शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है मैच द लिस्ट फर्स्ट। फर्स्ट में है आपका मशीन एलिमेंट विथ लिस्ट सेकेंड। सेकेंड में आपका है विथ लिस्ट सेकेंड। सेकेंड में आपका है केस ऑफ फेल्योर। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैं और ये कितने टाइप के फेल्योर हो सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग मैच करना है। तो देखिए पी आपका है एक्सल। एक्सल अगर आपका डियर कोई भी एक्सल अगर आपका होता है
एक्सल का मतलब उसकी शैफ्ट की लंबाई बहुत छोटी होती है और वह क्या करता है, व्हील को सपोर्ट करता है। अब व्हील को सपोर्ट करता है, यह रोटेट नहीं करेगा, तो इस समय इसमें केवल और केवल बेंडिंग फेल्योर पॉसिबल होगा। एक्सल में हमारा क्या फेल्योर पॉसिबल होगा डियर, बेंडिंग फेल्योर पॉसिबल होगा। अगर रोटेट होता तो बेंडिंग एंड टॉर्सन दोनों फेल्योर आते, रोटेट नहीं हो रहा है, इसीलिए एक्सल में हमारा क्या फेल्योर आएगा, मतलब P का 4। P का 4 में देखिए डियर, P का 4 में देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्वार्टर। क्वार्टर जो हमारा होता है डियर, इस तरीके से एक टेपर एलिमेंट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्वार्टर। क्वार्टर आपका क्या होता है, यहाँ से फेल हो सकता है, और जब फेल होता है तो ये आपका डबल शियर होता है, ये होता है शियर एरिया। ये आपका होता है शियर एरिया। क्वार्टर जब फेल होगा डियर तो शियर में फेलियर होगा, और डबल शियर होगा तो उसमें जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा वो कौन सा स्ट्रेस, इसमें बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। बेंडिंग फेल्योर की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी, और यहाँ टाउ शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। दैट मीन्स क्वार्टर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस Q का 1। अच्छा Q का 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, अभी भी दोनों मैच कर रहे हैं। अब R में देखिए 2 3 का अंतर है, तो यहाँ आंसर मिल जाएगा। दैट मीन्स R हमारा है क्या, कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड के लिए डियर हम लोग क्या करते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों हमारा लोड यूज होता है। जो पिस्टन सिलेंडर में कनेक्टिंग रॉड होती है, क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन हेड को कनेक्ट करती है, वहाँ पर टेंसाइल एंड कंप्रेसिव दोनों लोड हमारे एक्ट करते हैं। तो ये टेंसाइल लोड हमारा हो जाएगा, दैट मीन्स R का 2 यहाँ पे है, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जर्नल बियरिंग जो हमारी होती है वो बियर होती है, वहाँ घिसावट आती है, तो जर्नल बियरिंग हमारी क्या होती है, बियर होता है, मतलब S का 3। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, B। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा B। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी हमें मैच कराना है। एक तरफ हमारे क्या दिए हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट में क्या है, डिफरेंट सिस्टम दिए गए हैं, और लिस्ट सेकेंड में हमारे क्या दिए गए हैं, एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजी, उसकी टर्मिनोलॉजी दी गई है, एंड करा सेलेक्ट द करेक्ट कोड। तो अब इसके लिए डियर देखिए, ये हमारा क्या है, जैसे रिवेटेड ज्वाइंट है, तो रिवेटेड ज्वाइंट हमारा क्या होता है, जो फुलरिंग होता है डियर, कॉकिंग एंड फुलरिंग ज्वाइंट लीक प्रूफ बनाने के लिए रिवेट में हम लोग यूज करते हैं, मतलब P का 3। अच्छा P का 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दैट मीन्स B ऑप्शन और C ऑप्शन हमारा कट गया। अब बात करेंगे Q, वेल्डेड ज्वाइंट। तो वेल्डिंग ज्वाइंट हम क्या करते हैं डियर, दो मेटल को पास मिलाकर वहाँ हीट प्रोड्यूस कराकर मेटल को डिफ्यूज करते हैं, या फ्यूजन ज्वाइंट ले आते हैं, आर्क प्रोड्यूस कराते हैं, देन मेटल को जोड़ते हैं। तो वेल्डिंग ज्वाइंट में हम लोग क्या करते हैं डियर, फ्यूजन। वेल्डिंग ज्वाइंट से रिलेटेड हमारा क्या होगा, फ्यूजन होगा। दैट मीन्स Q का 4 हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए Q का 2 है, ये इनकरेक्ट हो गया, और Q का 4, दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मीन्स R का 1 हो जाएगा। दैट मीन्स जो लीफ स्प्रिंग होती है शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए ट्रैक्टर और ट्रॉली के नीचे या 4 व्हीलर्स ट्रकों के नीचे लगाई जाती है, लीफ स्प्रिंग, ये इस तरीके से लीफ स्प्रिंग होती है, और यहाँ पे यू बोल्ट का यूज करते हैं, नट बोल्ट। ये हमारी क्या होती है डियर, शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज की जाती हैं। इसका टर्म होता है निपिंग से, और साथ में जो नकल ज्वाइंट हम लोग यूज करते हैं, नकल ज्वाइंट एंगुलर मोमेंट के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डियर, ए नकल पिन में फेल इन। तो नकल पिन हमने आपको बताया किस में फेल होती है, शियर में फेल होती है। अब शियर के साथ साथ नकल पिन जो हमारी है, ये देखिए ये नकल पिन है, यहाँ से अगर हमारी शियर में फेल होगी, ये हो जाता था शियर एरिया, डबल शियर हमारी फेल होती थी नकल पिन। साथ में इस नकल पिन को देखिए डियर, हमने अभी लेक्चर में हमने आपको बताया कि ये हमारी बेंड भी हो सकती है, तो बेंडिंग फेल्योर भी हमारे पास नकल पिन में आएगा। और नकल पिन का ये एरिया हमारा मेटल टू मेटल कांटेक्ट होकर पल्वराइज फॉर्म में कन्वर्ट होगा
तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्रशिंग फेल्योर भी कहलाता है। तो नकल पिन हमारी सभी में फेल हो सकती है। इस तरीके से नकल ज्वाइंट के लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर, इन ए गिव एंड क्वार्टर ज्वाइंट द गिव एंड क्वार्टर आर सब्जेक्टेड टू। तो जो गिव एंड क्वार्टर ज्वाइंट में होता है डियर, वहाँ पे शियर एंड क्रशिंग फेल्योर आता है और डबल शियर एंड क्रशिंग फेल्योर आता है। शियर स्ट्रेस टाउ जनरेट होगा और क्रशिंग स्ट्रेस सिग्मा सी, एंड डबल शियर होता है एंड क्रशिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये था हमारा डियर डिजाइन ऑफ क्वार्टर ज्वाइंट एंड नकल ज्वाइंट से रिलेटेड कन्वेंशनल थ्योरी एंड साथ में उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोगों ने कंप्लीट किया। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए माय डियर, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए डियर, इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।